नमस्ते, जय हिंद साथियों। आप तमाम दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आरबीडी के सेट नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करेंगे। साथियों, जितने भी आप लोगों के क्लासेस यहाँ पे अगर मिस हुए हैं उसका लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से तमाम सेट को लगा सकते हैं और एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं, ताकि आपका बिहार एसएससी की तैयारी में अधिक से अधिक मदद मिल पाए। और आप सभी लोगों के लिए एक सूचना है, एक इन्फॉर्मेशन है इस चैनल के माध्यम से साथियों, बिहार एसएससी के जितने भी सेट हैं साथियों अलग अलग पब्लिकेशन के, वो रिलीज़ किए जाएंगे। उस तमाम सेट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे साथियों। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, एक भी प्रश्न आपको यहाँ से छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे साथियों रीजनिंग के प्रश्न हो चाहे वो मैथ के प्रश्न हो। हम लोगों का टारगेट है साथियों, क्योंकि मैथ तो बार बार रिपीट होता है, जीके जीएस के जितने भी प्रैक्टिस सेट है उसको हम सबसे पहले कवर करेंगे। जीएस और जीके को कवर करने के बाद हम लोग सीधे मैथ और रीजनिंग के प्रश्न पे चलेंगे और बार बार अभ्यास करके हम लोगों का स्कोर क्या करना है, एक सीट पक्का करना है। तो आप सभी लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं साथियों पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन शहर है। साथियों, लोथल की अगर बात करें तो यह साथियों गुजरात में पड़ता है। यह गुजरात में पड़ता है और इसकी खोज 1954 में SR राव के द्वारा पहली बार किया गया था। यह साथियों 2400 ईसा पूर्व पुराना शहर है। यह 2400 ईसा पूर्व जो है यह पुराना शहर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या साथियों 2। दूसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था। तो उनके द्वारा साथियों पहला उनका उपदेश सारनाथ में दिया गया था और इसी को साथियों धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। धर्म चक्र प्रवर्तन इसे कहा गया था, जिनका उपदेश साथियों इनके द्वारा सारनाथ में दिया गया था। बौद्ध धर्म में इतिहास की घटना को साथियों धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं और यह साथियों एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है। इस जैन धर्म को हिंदू धर्म में भी साथियों महत्व दिया गया है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सब को साथियों हिंदू धर्म में सम्मिलित किया गया, महत्व दिया गया है। और वैसे भी साथियों हिंदुस्तान सभी धर्मों का देश है। तो ग्रहों में अगर बात करें साथियों तो ग्रंथों में इसे सिंहपुर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3। ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी। तो ज्योतिबा फुले के द्वारा साथियों 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी और यह साथियों की गई थी 24 सितंबर को। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, सत्यशोधक समाज। और इसकी स्थापना की बात करें साथियों तो यह महाराष्ट्र के पुणे में इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 4। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे। तो वह साथियों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो थे, उन्होंने 1930, 1931 और 1932 तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। और 1931 की अगर बात करें तो यह साथियों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। इसकी कांग्रेस की तरफ से साथियों महात्मा गांधी के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था। तो इसमें समझौता साथियों 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इसके बीच जो क्या हुआ था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो है एक अधिवेशन हुआ था। इस लखनऊ अधिवेशन, वहाँ पे इन दोनों गुटों के मध्य जो है समझौता किया गया था। 8 नवंबर साथियों इसे जो है एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसे साथियों लखनऊ समझौता भी कहते हैं। ठीक है, इसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है और मुस्लिम लीग के बीच यह 1916 में समझौता हुआ था। इस समझौते के अंतर्गत कांग्रेस के उदारवादी और गरम दल इन दोनों गुटों में सहमति बनी थी और वह फिर से एक हो गई। इस समझौते में मुख्य भूमिका बाल गंगाधर तिलक व मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा साथियों निभाया गया था। प्रश्न संख्या 6। साइमन कमीशन
में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? साथियों 7 ब्रिटिश सदस्य थे और सातों के सातों साथियों क्या थे? गोरे थे, गोरा था, है ना, सातों के सातों गोरा था। इसीलिए साथियों इसे व्हाइट कमीशन कहा गया अथवा श्वेत कमीशन कहा गया। इसमें एक भी भारतीय सदस्य साथियों शामिल नहीं थे। यह 8 नवंबर 1927 को हुआ था। इसका गठन साथियों, अगर साइमन कमीशन के गठन की बात करें तो इसका गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था, जबकि साथियों 3 फरवरी 1928 को यह साथियों बम्बई पहुंचा था। यह साथियों बम्बई पहुंचा था। साइमन कमीशन का अध्यक्ष सर जॉन साइमन था। इसी सर जॉन साइमन के नाम पर इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन पड़ा था। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? साथियों किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है वह स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। 1929 में साथियों किसान सभा की शुरुआत गांधीवादी समझौते के सिद्धांत की नीति के तहत की गई थी। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। साथियों तिनकठिया प्रथा से किसान जो है वह असंतुष्ट से, ऐसा है इसलिए एक तो साथियों भूमि की उर्वरता शक्ति क्षीण होती जा रही थी और खाद्यान्न संकट से साथियों निपटने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि 3/20 भाग में नील की खेती को करना क्या कर दिया गया था? अनिवार्य कर दिया गया था। इसी के लिए साथियों किसान जो थे वह संतुष्ट नहीं थे। यही तिनकठिया प्रणाली को ख़त्म करने के लिए, इस पे एक आंदोलन करने के लिए, इन पर गांधी जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने उन्हें कई बार आमंत्रित किया। फाइनली गांधी जी आए और साथियों चंपारण सत्याग्रह हुआ, जिसमें साथियों हमें यानी कि गांधी जी को इस सफलता में, इस पहले उनका पहला निजी व्यक्तिगत सत्याग्रह था, इसमें गांधी जी सफल भी हुए थे। और इसी सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उन्हें महात्मा की उपाधि भी प्रदान की गई थी। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 8। 8वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? साथियों यह स्टेटमेंट जो है अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। जनता के द्वारा जनता के लिए शासन साथियों लोकतंत्र के बारे में कहा गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। वह अमेरिका के 16वें यानी कि 16th जो है साथियों वह प्रेसिडेंट थे। वह अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने यानी कि उनके द्वारा ही साथियों दास प्रथा को समाप्त किया गया था। उन्होंने अमेरिका को सबसे बड़े संकट गृह युद्ध से उबारा था साथियों, अथवा हम कह सकते हैं उससे निकाला था। प्रश्न संख्या 9। 9वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? साथियों इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, इसलिए भारत में संविधान दिवस साथियों 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 125वीं जयंती के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था। तब से भारत में सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा संविधान तैयार होने में साथियों 2 वर्ष 11 माह, ठीक है, 2 वर्ष 11 मंथ या माह कहिए, और 18 डेज लगे थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, आपके लाइक की हमें बहुत आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 10। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? किससे उनका साथियों संबंध नहीं था? तो साथियों शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बौद्ध धर्म और संविधान निर्माण प्रक्रिया से इनका संबंध था, जबकि साथियों राज्य पुनर्गठन आयोग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संबंध नहीं था। प्रश्न संख्या 11। 11वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? साथियों कुल 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। वह साथियों सामाजिक है। पहला साथियों अगर बात करें
तो सामाजिक हो जाएगा, दूसरा की बात करें साथियों तो आर्थिक हो जाएगा, और तीसरी की अगर बात करें तो साथियों राजनीतिक हो जाएगा। इन तीनों का जिक्र साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12, कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार साथियों किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी या किसने की थी? तो इसकी संकल्पना साथियों, कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना हॉब्स के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। थॉमस हॉब्स ही वह व्यक्ति थे साथियों जिन्होंने कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना को समझाया था, बताया था। इस योजना को पूरा करने के लिए उन्हें 20 साल से अधिक की योजना बनाई थी, एक प्लान किया था जिसमें साथियों उन्हें 20 साल से अधिक का समय लगा था। गणित और भौतिकी पर कुछ विवादास्पद साथियों कुछ कंट्रोवर्सी लेखन लिखने के कारण, एक प्रकाशित करने के कारण के साथियों करने के अलावा हॉब्स ने दार्शनिक कार्य का भी निर्माण किया था और निर्माण जारी रखा था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है? तो साथियों राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनके पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य एवं समवर्ती सूची पे साथियों राज्य एवं समवर्ती सूची पर है। संघ सूची पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है। संघ सूची की अगर बात करें इसके द्वारा राष्ट्रपति को अधिकार है, राष्ट्रपति को साथियों इसके पास शक्ति होती है अध्यादेश जारी करने की। प्रश्न संख्या 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है, किसे अपना त्यागपत्र देता है साथियों? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है और उच्च सदन साथियों राज्यसभा होता है। इनका कार्यकाल साथियों 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो साथियों क्या कहलाते हैं? इसे साथियों वार्ड कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका का जो इलेक्शन होता है उसके लिए क्या किया जाता है? संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे वार्ड में कन्वर्ट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है अथवा बांट दिया जाता है। पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव की जिम्मेदारी राज्य चुनाव के पास होती है। राज्य चुनाव इन चुनावों को करवाता है और इनकी पूरी जो है प्रक्रिया में साथियों राज्य चुनाव ही एक अहम रोल अदा करती है। प्रश्न संख्या 16, संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही दे होगा? यह साथियों केटी शाह के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान निर्माता की अगर बात करें वह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। संविधान सभा में केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए एक ऐसे चेक के समान है, एक ऐसे चेक के जैसा है जो बैंक की सुविधा के अनुसार ही क्या होगा? भजेगा। ठीक है, भारत के संविधान की अगर बात करें तो भारत के संविधान को तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 11 मंथ और 18 डेज लगे थे। यह साथियों बीपीएससी के पेपर में पूछा गया है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? साथियों विजय रूपानी जो है वह साथियों गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की है। उन्होंने 7 अगस्त 2016 को मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल थी। मुख्यमंत्री की कार्यकाल की अगर बात करें तो इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? किस ग्रह के पास एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो यह साथियों शुक्र है। शुक्र और बुध ग्रह का एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। चूंकि यहाँ पे ऑप्शन में बुध नहीं है तो बुध यहाँ पे जानकारी के लिए ऐड कर देते हैं। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 19, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को
जोड़ने वाली जो है वह काल्पनिक रेखा कौन सी है? वह काल्पनिक रेखा साथियों समवर्षा रेखा है। ऑप्शन नंबर बी। समवर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्रों को जोड़ने वाले काल्पनिक रेखा को समवर्षा रेखा कहते हैं। समान वर्षा रेखा निश्चित अवधि में वर्षा की समान मात्रा प्राप्त करने वाले स्थानों को क्या करती है? जोड़ती है अथवा साथियों मिलाती है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? साथियों दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। यहाँ सर्वाधिक साथियों 47,76,980 वर्ग किलोमीटर 47,76,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह विस्तृत है अथवा फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका जो है वो विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। प्रश्न संख्या 21, मुरादाबाद डैश के कार्य हेतु साथियों प्रसिद्ध है और उसे विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना पहला स्थान बनाया है। तो यह साथियों हीरा के लिए क्या है? फेमस है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से साथियों मुरादाबाद की अगर बात करें तो यह पीतल के लिए, ठीक है, पीतल उद्योग के लिए यह अधिक फेमस है। उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना अलग स्थान बनाया हुआ है। मुरादाबाद विशेष रूप से प्राचीन समय की हस्तकला पीतल के उत्पादों की पर की जाने वाली जो रचनात्मक कलाकारी होती है उसके लिए अधिक फेमस है। इसका निर्यात अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और जर्मनी और मध्य पूर्वी एशिया में किया जाता है। प्रश्न संख्या 22, तांगनिका झील कहाँ स्थित है? तांगनिका झील साथियों अफ्रीका में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका पानी कांगो नदी में बहता है जो आगे जाकर आंध्र महासागर में विलय हो जाती है। प्रश्न संख्या 23, बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साथियों साझा करती है या सीमा लगाती है अथवा बनाती है? तो इसका सीमा साथियों भारत के अलावा म्यांमार के साथ लगता है। म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जानते हैं। म्यांमार को साथियों बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय साथियों गुरुग्राम में स्थित है। यह भारत की स्वतंत्र और पेशेवर निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी साथियों है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। प्रश्न संख्या 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है 24 नंबर प्रश्न तो साथियों हो चुका है। 25वां नंबर प्रश्न, 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है? यहाँ पे साथियों 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच हमारा कौन सा देश है? प्यारा भारत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए इसे एक बार थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है जिसका अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग करके लिखते हैं, समझाते हैं। इसका विस्तार साथियों 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। उत्तरी अक्षांश उत्तरी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 ऐसे लिखते हैं साथियों डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और साथियों 68 डिग्री 7 मिनट, हैंड राइटिंग पर ध्यान नहीं देंगे, 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है साथियों। पूर्वी देशांतर वहाँ से लेके 97 डिग्री यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। पूर्वी देशांतर के मध्य जो है पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 25 हमारा कंप्लीट होगा। और आप साथियों भारत की अवस्थिति की बात करें तो आप इसे याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 26, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? इसे साथियों सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा।
महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। विश्व भर में यह जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण साथियों क्षेत्र है। इसे साथियों इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया जा चुका है। इसका विश्व में 8वां स्थान है। यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल होकर कन्याकुमारी में यह साथियों पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र पड़ता है वह समाप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा का निर्माण साथियों नहीं करती है? तो अगर बात करें साथियों यहाँ पे साथियों ऑप्शन थोड़ा उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। ए सी पहले है, ए यहाँ है, लेकिन हमारे प्रश्न के हिसाब से अगर जाएंगे तो निम्न में से साथियों नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, घाटी नदी होने के कारण भारत में नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। जो भी नदी अरब सागर में गिरती है साथियों वह क्या करती है, जो भी नदी अरब सागर में गिरती है वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। बंगाल में की खाड़ी में गिरने वाली जितनी भी नदियाँ हैं साथियों वह डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, वह डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, अगर साथियों नर्मदा नदी की बात करें तो वह क्या बनाती है, वह ज्वारनदीमुख कहलाती है। सबसे बड़ी डेल्टा जो है वह गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है। साथियों इसके द्वारा बनाए गए डेल्टा में साथियों सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा है, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में यानी कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। साथियों यहाँ पे सुंदरी वन है, सुंदरी वृक्ष है, इसी के कारण इस वन को साथियों सुंदरवन कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 नंबर प्रश्न, नहीं 28, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, दक्षिण गंगा साथियों गोदावरी नदी को कहा जाता है। साथियों दक्षिण में साथियों गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसका स्रोत त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से है और यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होकर बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है। प्रश्न संख्या 29, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र साथियों कहाँ पे स्थित है, तो यह आपका उड़ीसा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा का सबसे बड़ा यह खनिज क्षेत्र है। यहीं पर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहाँ से सुवर्ण रेखा नदी गुजरती है। यहाँ रहने वाले लोगों में संथाल जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। प्रश्न संख्या 30, तूर दाल को अन्य किस नाम से जानते हैं साथियों, तो इसका एक अन्य नाम है अरहर। ठीक है, तूर दाल को साथियों अरहर के नाम से जाना जाता है। इसमें साथियों बहुत सारे खनिज, कार्बोहाइड्रेट, आयरन और कैल्शियम की मात्रा जो है इसमें भरपूर होती है। प्रश्न संख्या 31, तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा कौन सी होती है, तो यह साथियों जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर इसका ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा, जलोढ़ मिट्टी में साथियों पोटास की मात्रा जो है वह भरपूर होती है। इस मृदा में साथियों पोटेशियम की कमी होती है। यह उत्तर भारत गंगा के कोस्टल क्षेत्र में पाए जाते हैं और इस मिट्टी की क्वालिटी जो है वह बेहतर होती है। प्रश्न संख्या 32, डैश डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो यह साथियों रेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। रेड डाटा बुक के द्वारा या रेड डाटा बुक वह माध्यम है जो कि साथियों भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की जो दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, जो लुप्त प्राय उनकी जाति है उनके बारे में रिकॉर्ड मेंटेन करता है। ठीक है, और यह अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ सूची 1969 से प्रकाशित हो रही है अथवा प्रकाशित की जा रही है। प्रश्न संख्या 33, बाजार मांग वक्र क्या होता है? साथियों यह जो है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग का यानी कि डिमांड का वक्र का क्षैतिज जो होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का
दौरा किया था। इसके बाद यानी कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लिया था उसके बाद सबसे पहले उनके द्वारा नेपाल का दौरा किया गया था, वह नेपाल यात्रा पर गए थे। प्रश्न संख्या 35, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे साथियों प्रत्येक साल 11 जुलाई के दिन जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करना तथा देश को जनसंख्या के प्रति जागरूक करने के लिए यह साथियों मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 36 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि लोकप्रिय लोककृत गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? साथियों गरबा की अगर बात करें तो गरबा का संबंध गुजरात से है और यह साथियों अब गुजरात का तो सबसे फेमस है और यह साथियों पूरे भारत में लगभग पूरे भारत में सारे जगह तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन लगभग जगह साथियों गरबा अब क्या हो गया है फेमस है। राजस्थान में भी साथियों यह पहले से बेहतर हो रहा है। मुंबई में साथियों अगर बात करें तो मुंबई में आप जाइएगा कई सारे फेस्टिवल्स होते हैं जैसे गणेश उत्सव हो उसके दौरान भी या कई सारे फेस्टिवल में साथियों यहाँ पे गरबा जो है उसका आयोजन किया जाता है। फिलहाल अगर हम पूछें कि लोकप्रिय लोकनृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। प्रश्न संख्या 37, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? तो साथियों एपी कल्चर के अंतर्गत हम लोग मधुमक्खी पालन करते हैं या जो भी मधुमक्खी पालन करते हैं वह साथियों एपी कल्चर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर बात करें सेरीकल्चर की तो यहाँ पर रेशम के कीट का पालन किया जाता है। ठीक है, रेशम का कीट का इसमें अध्ययन किया जाता है, पालन किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों तो हार्टिकल्चर इसके अंतर्गत अनाज फूलों और पौधों को उगाने के लेकर बनाने के संबंधी उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 38, कोशिका की खोज की गई थी। तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी जो कि साथियों 1665 में की गई थी। उन्होंने कोर्क के अंदर कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई देने वाले कमरे देखे जिन्हें उनके द्वारा सेल नाम दिया गया था। उन्होंने इसको सेल नाम दिया था। इसके बाद ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिका देखी थी। इन्होंने साथियों रॉबर्ट हुक कौन सा देखा था? मृत कोशिका, जबकि साथियों ल्यूवेनहॉक के द्वारा साथियों ठीक है ना जीवित कोशिका देखी गई थी। जीवित कोशिका देखी गई थी। ठीक है, दो तरीके से एग्जामिनेशन में प्रश्न बनेगा और आप इसे करेक्ट करेंगे। प्रश्न संख्या 39, पाश्चुकरण क्या है? पाश्चुकरण साथियों वह विधि है जिसमें एक उच्च ताप पर साथियों दूध को गर्म किया जाता है और उसे तुरंत ठंडा कर लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? निम्न और उच्च ताप उपचार, यह दोनों है। निम्न ताप उपचार नहीं, उच्च ताप पर साथियों गर्म किया जाता है और तुरंत उसे ठंडा कर लिया जाता है। तो निम्न ताप भी उसमें सम्मिलित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 40, स्वतंत्र तंत्र का पहला अंग कौन सा है? साथियों उसका पहला अंग है नाक। नाक के द्वारा ही सबसे पहले क्या होता है? हवा प्रवेश करती है, इसी के द्वारा हम लोग सबसे पहले सांस लेते हैं। इसका उपयोग श्वसन क्रिया में किया जाता है। नाक रीढ़दारी प्राणियों में पाया जाने वाला छिद्र है। किसी वस्तु की गंध को नाक के द्वारा ही सूंघकर पता लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 41, महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है। साथियों यह शुरू होती है बाएं निलय पर। हृदय के बाएं भाग का सबसे बड़ा व निचला कक्ष बायां निलय है। इसकी भित्ति सभी कक्षों की भित्तियों से मोटी होती है। इसके अंदर एक छिद्र पाया जाता है जिसे महाधमनी छिद्र भी कहा जाता है। इसी से होकर महाधमनी निकलती है जो शरीर के अलग अलग भागों तक ब्लड को साथियों पहुंचाती है। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी व मुख्य धमनी है जो हृदय के बाएं निलय से आरंभ होती है। प्रश्न संख्या 42, भ्रूण को जन्म देना क्या कहलाता है? भ्रूण को जन्म देना साथियों प्रसव कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसव का सबसे आम तरीका साथियों जो है वह नॉर्मल डिलीवरी होता है, योनि प्रसव होता है। इसमें श्रम के 3 चरण शामिल होते हैं। पहले चरण के दौरान गर्भाशय ग्रीवा का साथियों छोटा और खोखला होना होता है। दूसरे चरण के दौरान बच्चे का जन्म और तीसरे और अंतिम चरण में नाल का अवितरण किया जाता है। नाल को यहाँ से कट किया जाता है। प्रश्न संख्या 43,
43वें नंबर साथियों प्रश्न में पूछा गया है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत को साथियों चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो कि चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था, उन्हीं के द्वारा साथियों इसे प्रस्तावित किया गया था। डार्विन ने साथियों यह फोर्स किया था कि आबादी में हमेशा विभिन्न प्रकार के लक्षणों के आधार पर कई विभिन्नताएं, कई डिफरेंसेस साथियों मौजूद होती है, और इसलिए प्रकृति उनमें से सबसे जो बेहतर जीव होती है, जिनके क्या होते हैं आगे साथियों वंश बढ़ने वाली होती है, अगली पीढ़ी का निर्माण होने वाला होता है, उन्हें ही साथियों यह मौका देती है। यह साथियों चार्ल्स डार्विन के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। प्रश्न संख्या 44, एड्स एक डैश जनित रोग है। साथियों यह विषाणु से होने वाला जानलेवा बीमारी है, और यह साथियों इसको एड्स को जागरूक करने के लिए, एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 1 दिसंबर को प्रत्येक साल साथियों एड्स दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 45, और इसके अलावा साथियों इसके परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट भी किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनना है। साथियों यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेड मोल्ड। यह क्या है साथियों, यह सड़ती हुई सब्जी, जेली, ब्रेड आदि पर लगने वाली काली फफूंदी ब्रेड मोल्ड कहलाती है। साथियों आप देखते होंगे जहाँ पे बहुत सब्जी, अगर मान लीजिए आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे देखते हो जैसे गोभी खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर जो है साथियों उसका फूल का सरफेस एरिया है, वहाँ पे क्या होता है काली काली पड़ने लगती है सब्जियों पर, तो वह साथियों इसे ही ब्रेड मोल्ड कहते हैं। बीजाणु सबसे विशिष्ट गैर बीज वाले पौधे में, जिसमें मांस, लीवरवर्ट्स, फर्न और हॉर्नवर्ट्स शामिल होते हैं, तो इसे ही साथियों क्या कहते हैं, पुनरुत्पादक बीज का उत्पादन पौधे का नाम चुनना है तो यह ब्रेड मोल्ड होता है। और जो कि साथियों काली जो है आप देखेंगे सब्जी पर साथियों यह काली फफूंद जो है वह हो जाती है, काली गोभी पर देखिएगा तो काली हो जाएगी। इसके अलावा साथियों कई तरीके के, ठीक है, जैसे जेली रहेगा वहाँ पे भी यह काला हो जाएगा, ब्रेड कई दिनों तक रह जाएगा ब्रेड, तो इस पर भी साथियों काला 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 हो जाता है, तो इसे ही साथियों ब्रेड मोल्ड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारी साथियों कौन है, तो इसकी कमी से बेरी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यह मुख्य रूप से तिल, सूखी मिर्च, बिना धुली हुई दाल, मूंगफली में पाया जाता है। थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। डायरेक्टली आपके प्रश्न में साथियों पूछेगा विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम साथियों थायमिन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, गैस एजेंसियों के द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। यह कौन साथियों अपघटित करती है, तो द्रव सिलेंडर लीकेज के दौरान गंध का पता चले, इसके लिए साथियों उसमें इथाइल मर्केप्टेन नाम का रसायन मिलाया जाता है। चूँकि इसमें साथियों तीखी गंध होती है, चूँकि इसके गंध को, चूँकि इसमें साथियों एलपीजी की अगर बात करें तो इसका पूर्ण फॉर्म आप जानते होंगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम साथियों गैस, जो कि साथियों यह जो है वह प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है। प्रोपेन एवं ब्यूटेन का साथियों यह मिश्रण होता है। चूँकि लीकेज का पता साथियों नहीं चलेगा, इसके लिए इसमें और ज़रा सा भी लीक करे तो बहुत ही तीखी गंध साथियों हमें पता चले, जिससे गैस रिसाव से, गैस लीकेज से तुरंत ही बचा जाए। इसके लिए उसमें इथाइल मर्केप्टेन नाम का रसायन मिलाया जाता है। प्रश्न संख्या 48 नंबर प्रश्न में साथियों पूछा गया है कि एसआई मात्रक में बोल्ट्जमैन नियतांक का मान कितना है। इसका मान साथियों 1.38 इंटू 10⁻23 साथियों जूल है। प्रश्न संख्या 49, जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर होता है तो त्वरण साथियों शून्य हो जाता है। इस ग्राफ के अनुसार
पिंड एक समान वेग से चलता है, एक नियत वेग से चलता है, यानी कि वेग में कोई भी परिवर्तन साथियों नहीं है। तो क्या होगा साथियों, जब कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण साथियों शून्य होगा। यह नियम आप फिजिक्स जब पढ़े होंगे, फिजिक्स की क्लास किए होंगे तो वहाँ पे साथियों बताया गया होगा। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 50, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो साथियों यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पर एग्जामिनेशन में कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अग्र दिशा में रॉकेट का संवेग पश्चिम दिशा में निष्कासित गैसों के संवेग के बराबर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। गतिज ऊर्जा की अगर बात करेंगे तो इसका एक एग्जाम्पल है उपरोक्त सभी, यानी कि चलती हुई कार, इसमें गति है बढ़ रही है तो गतिज ऊर्जा। वैद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण, खिंचाव मुक्त रबर बैंड, इस सब में साथियों गतिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 52, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। इसकी तीव्रता साथियों आयाम से निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। किसी ध्वनि की तीव्रता या जोर ध्वनि की शरीर के कंपन यानी कि कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। एक ध्वनि जोर से होती है क्योंकि कंपन का आयाम अधिक होता है, यानी कि कंपन अधिक होगा तो ध्वनि जो साथियों वह जोर की होगी, उसकी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा होगी। प्रश्न संख्या 53, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन कितना होता है? साथियों 1/6 हो जाता है। पृथ्वी जो कुल वजन होता है उसका 1/6 चंद्रमा पर वजन हो जाता है। अब देखिए साथियों वह कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 54, प्रत्यास्था मापक की एसआई इकाई क्या है? प्रत्यास्था मापक की एसआई इकाई न्यूटन साथियों है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? इसमें होने वाली चमक साथियों कुल आंतरिक प्रतिबिंब के एक बुलबुले के इंटरफेस पर होती है। तो चलिए अगले ऑप्शंस में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। कुल आंतरिक परिवर्तन की अति की बात करें बुलबुले में जो प्रकाश होता है, जो लाइट होता है, वह साथियों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बनता है। प्रश्न संख्या 56, ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास साथियों किससे संबंधित है? तो इसका संबंध दिशा से है। कैसे? चूँकि ओडोमीटर जो है, जो साथियों गाड़ी में लगी होती है, यह मीटर कितने किलोमीटर, कितने मील, कितने साथियों वह जाएगी कितने दूरी तक, उसको यह दूरी को बताने का ओडोमीटर कार्य करता है और दूरी का निर्धारण किया जाता है ओडोमीटर के द्वारा। उसी तरीके साथियों कंपास जो है वह दिशा सूचक यंत्र है, इससे दिशा का पता लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 57, एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, वह पदार्थ कौन सा है साथियों? तो वह हो जाएगा गैस, ठीक है। गैस पदार्थ की 3 अवस्था में से एक अवस्था है, ठोस, दूसरा साथियों द्रव पदार्थ की अवस्था और तीसरा गैस है। इन तीनों अवस्थाओं में एक गैस है, ठीक है, जिसमें विलेयता ताप बढ़ने से क्या होती है, यह पदार्थ का एक पदार्थ की जो जल विलेयता ताप बढ़ने से घट जाती है तो वह क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 58, निम्न में अधातुएं बताएं, इसमें से कौन साथी धातु है और कौन जो है वह अधातु है? तो यहाँ पे अधातु की बात कह रहा है तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है वह अधातु है। यह आवर्त सारणी के 17 नंबर समूह में है। आवर्त सारणी के 17 समूह का प्रथम रासायनिक तत्व है जिसमें सर्वाधिक अधातु का गुण साथियों विद्यमान होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो कॉपर, फेरम यानी कि आयरन और सोडियम, यह क्या है साथी, आपका धातु है। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान साथियों सबसे अधिक होता है? तो साथियों अगर बात करें तो अल्फा कण, ठीक है, अल्फा कण की द्रव्यमान जो है वह साथियों सबसे अधिक होता है क्योंकि अल्फा कण के पास 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन और साथियों
2 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रश्न संख्या 60, बेरियम साथियों दिया हुआ है, बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में निम्न में से किसका द्वितीय आयन विभव अधिक होता है। यहाँ पे साथियों अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो कि यहाँ पे बोरॉन है। ठीक है, इस बोरॉन का साथियों जो है वह द्वितीय आयन विभव अधिक होता है। तो और इस 60 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 61 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन साथियों इसमें से गलत दिया हुआ है। गलत कथन को यहाँ से कह रहा है बताने के लिए। तो साथियों अम्लीय की अगर बात करें तो अम्लीय यहाँ की बात करें पित्त रस का स्राव तो अम्लीय नहीं होता है, जबकि क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर ए, यह अम्लीय होता है, यह गलत है। पित्त रस का साथियों जिसका अगर बात करें जिसका पीएच मान ठीक है 7 से अधिक हो वह आपका क्षारीय होगा, और 7 से कम हो साथियों ठीक है तो वह अम्लीय होगा। अब 7 से 7 यहाँ है, ठीक है ना, तो 7 क्या पड़ रहा है, कम हो रहा है, तो 7 से ज़्यादा इधर वाला होगा, और 7 यहाँ की अगर बात करें इस तरीके से ठीक है, तो जिसका मान साथियों 7 से कम होगा अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा वह आपका क्षारीय हो जाएगा। पित्त रस का स्राव लीवर के द्वारा किया जाता है, और अमाशी रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। पित्त रस क्षारीय होता है, यह साथियों सही है। अम्लीय की बात करें तो अम्लीय नहीं होता है, यह गलत स्टेटमेंट है। प्रश्न संख्या 62, अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन है साथियों किसका, तो अमोनियम आयन जो है एक संयुग्मी अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही बनेगा। कार्बनिक यौगिक में उनकी संरचना के हिस्से के रूप में एक सकारात्मक चार्ज टेट्राहेड्रल नाइट्रोल शामिल होता है। यह एक नाइट्रोजन हाइड्राइड, एक अमोनियम आयन और एक मोनोवालेंट अकार्बनिक आयन के साथ यह जुड़ा होता है। प्रश्न संख्या 63, रासायनिक परिवर्तन कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन पोटेशियम क्लोरीन और पोटेशियम क्लोराइड में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक क्या है। इसका ऑक्सीकरण अंक साथियों 6 घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या, पोटेशियम की अगर बात करें तो ऑक्सीकरण संख्या +1 है, तथा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या साथियों -2 है। तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +5 होगी। जबकि पोटेशियम क्लोराइड की अगर बात करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड की ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है, और इस प्रकार क्लोरीन की कुल ऑक्सीकरण संख्या का मान जो है वह 6 घट जाता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 64, लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सकता है। तो साथियों उसमें जिंक का लेप लगाया जाता है, यह इसे जंग से बचाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन साथियों पूछा गया है, तो यूरेनियम की अगर बात करें तो यहाँ पे यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है, बल्कि प्राकृतिक गैस, कोयला और पेट्रोलियम जो है वह जीवाश्म ईंधन है। यह कई हजार साल पहले जो है वह पदार्थों के, वस्तुओं के या किसी भी चीज़ के, पेड़ पौधे, किसी चीज़ के जमने, सड़ने, गलने से इसका निर्माण हुआ है। जबकि साथियों यूरेनियम जो है वह जीवाश्म ईंधन नहीं है। इस यूरेनियम का उपयोग साथियों परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यूरेनियम पृथ्वी की संपूर्ण स्तर पर फैला है। इसका अनुमान पृथ्वी की पपड़ी में यूरेनियम की मात्रा से लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 66, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर से बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर क्या था। प्रश्न को फिर से पढ़ लीजिए। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, ठीक है, पौधे या जानवर, यह ब्रैकेट में है, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है।
यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर साथियों क्या था? तो यह था नायलॉन, ऑप्शन नंबर बी। कुछ एलिफेटिक यौगिक पर आधारित कृत्रिम पॉलीमर का सामूहिक नाम जो है नायलॉन है। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया नायलॉन एक मानव निर्मित फाइबर है। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था जो कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। सबसे पहले 1931 में साथियों इसका निर्माण किया गया था। प्रश्न संख्या 67, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत को साथियों छोड़ दिया था? यानी कि वकालत कर रहे थे और असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी वकालत को छोड़ दिया था। तो यह थे साथियों भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पे साथियों राजेंद्र कुमार दिया गया है। एक बार साथियों आप खुद से इसे आंसर चेक कर लेंगे, मेरे हिसाब से तो आंसर सही ही है। प्रश्न संख्या 68, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो यह साथियों बरौनी में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। बरौनी जो है रिफाइनरी संयंत्र है जो बार बार एग्जामिनेशन में साथियों या बिहार में चर्चा का विषय रहता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 69, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि साथियों FSSAI, जिसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, यह किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को साथियों प्रमाणित करता है। तो पूछा गया है इसका केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यहाँ पे डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। तो इसकी स्थापना साथियों, इसका उद्घाटन गाजियाबाद में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 70, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहेगा? इसके अनुसार साथियों 2030 तक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक रिपोर्ट है, एक डाटा है, उसके अनुसार भारत 2030 तक UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य पॉइंट, यानी कि अगर बात करें निर्यात पॉइंट की, यानी कि साथियों इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट पॉइंट जो है वह बना रहेगा। भविष्य का व्यापार उच्च विकास गलियारों में नए अवसर शीर्षक वाली रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि UAE का निर्यात 2030 तक लगभग 543 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। प्रश्न संख्या 71, कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? कटक का संबंध साथियों नेताजी सुभाष चंद्र बोस से है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म साथियों 23 जनवरी 1897 को 1800 साथियों 97 को ओडिशा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य पद पर भी रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था। प्रश्न संख्या 72, 72 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित थे? साथियों श्रीरंगपट्टनम से उनका संबंध था टीपू सुल्तान का। 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनाहल्दी में जन्मे टीपू का पूरा नाम, यानी कि टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन माना जाता है। BBC की खबर के अनुसार लंदन के साइंस म्यूजियम में टीपू सुल्तान के रॉकेट रखे हुए हैं। अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए श्रीरंगपट्टनम नामक स्थान पर 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। प्रश्न संख्या 73 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि प्रावधान निर्दिष्ट है? प्रश्न को साथियों एक बार रिलैक्स से पढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया है, यानी कि इसके मजदूरी का जिक्र किया गया है, किस आर्टिकल के माध्यम से? तो यह साथियों अनुच्छेद 40 में, ठीक है, अनुच्छेद साथियों 40 है, जिसमें आर्थिक संगठन के द्वारा किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योग के या साथियों अन्य मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का
प्रयास करेगा। और यह साथियों आर्टिकल 40 में, अनुच्छेद 40 में इसका जिक्र किया गया है। प्रश्न संख्या 74, 74 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो यह साथियों 1764 में हुआ था। कई जगह साथियों 22 दिया हुआ है, 22 अक्टूबर, ठीक है, और कई जगह साथियों 23 अक्टूबर है, ठीक है। अगर एक ऑप्शन मारना हो तो मैं 22 अक्टूबर 1764 के जाऊंगा। आप चूज कर ले, आप देख ले कंटेंट में कहीं भी, अगर आपको सोर्स में 23 मिल रहा है, चूँकि यह कंट्रोवर्सी है, लेकिन फिर भी मुझे अगर आंसर करना होगा तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुंडो और मुगल तथा नवाब की सेनाओं के बीच लड़ा गया यह युद्ध था। बंगाल के नवाब और मीर कासिम, साथ ही साथ अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की एक संयुक्त सेना थी, जिनका मुकाबला अंग्रेजी कंपनी से हुआ था। इसमें साथियों अंग्रेजों ने इनकी संयुक्त सेना को पराजित किया था। प्रश्न संख्या 75, साम्यवर्ती धर्म दीन ए इलाही, जिसका शाब्दिक अर्थ है ईश्वर का धर्म, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दीन ए इलाही धर्म का या दीन ए इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया था। इसमें प्रमुख हिंदू एवं इस्लाम धर्म थे। इसके अलावा पारसी, जैन एवं ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी इसमें सम्मिलित किया गया था, आत्मसात किया गया था। अकबर का शाब्दिक अर्थ है महान और सबसे बड़ा। प्रश्न संख्या 76, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी साथियों कौन सी है। यहाँ पे पहले नहीं पूछा जा रहा है, तीसरी नदी के बारे में बात की जा रही है। तो यह साथियों यांगत्सी नदी हो जाएगा। यांगत्सी एशिया की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई साथियों 6300 किलोमीटर है। पहली की अगर बात की जाए तो नील नदी आ जाएगी, दूसरी साथियों अगर बात की जाएगी तो अमेजन आ जाएगी, और तीसरी की अगर बात करें साथियों तो यह यांगत्सी नदी आ जाएगी, जो कि आपका चीन में बहता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 77, 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी। इसका फिल्म का नाम बताइए। साथियों यह थी आला मारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह 1931 में बनी हिंदी भाषा और भारत की पहली सावक यानी कि बोलती फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक अर्देशीर ईरानी हैं। प्रश्न संख्या 78, देखिए यहाँ पे ब्रेक्सिट लिखा हुआ है। ब्रेक्सिट पर जनमत संग्रह कब बना था या कब हुआ था। तो इस पे जनमत संग्रह जून 2016 में तैयार हुआ था। ब्रेक्सिट दो शब्दों, एक ब्रिटेन और एग्जिट से मिलकर बना है। इसका अर्थ है ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होना, टूटना। प्रश्न संख्या 79, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी साथियों। तो 63 रैंक थी। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के डाटा में भारत को साथियों अगर बात करें तो भारत को इसमें 63वां स्थान प्रदान किया गया था। प्रश्न संख्या 80, जापान की संसद को क्या कहा जाता है, यानी कि जापान का जो संसद है उसे साथियों किस नाम से जानते हैं। तो उसे द नेशनल डाइट कहा जाता है। जापान की संसद को द नेशनल डाइट के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर साथियों द्विसदनीय विधान पालिका है। इसके निचली संसद को जापान की प्रतिनिधि सभा और ऊपरी संसद को पार्षद सभा कहते हैं। प्रश्न संख्या 81, 1848 में यानी कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम क्या था। साथियों इसके कार्यकाल के दौरान डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स यानी कि व्यपगत का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बने जाएगा। यानी कि साथियों जिसे राज्य हड़प की नीति भी कहा जाता है, व्यपगत का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। तो यह साथियों 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में घटित हुआ था। प्रश्न संख्या 82, किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित कर दिया गया है। तो यह साथी हाथी हो जाएगा। भारत सरकार ने हाथी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड
NBWL की अस्थायी समिति के द्वारा अक्टूबर 2010 को हुई बैठक में हाथी को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया गया। 15 अक्टूबर 2010 को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई थी। प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? यानी कि भारत की अगर बात कर रहा है, भारत, यहाँ पे भारत दिया हुआ है, ठीक है, कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा साथियों चार मीनार, ऑप्शन नंबर ए। चार मीनार विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, जबकि अन्य 3 विश्व धरोहर में शामिल है, यानी कि लाल किला, एलिफेंटा की गुफाएं और ताजमहल। यह साथियों यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में इसे स्थान दिया गया है। प्रश्न संख्या 84, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने डैश को आधार अवधि मानते हुए भुगतान के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी कि DPI निर्मित किया है। तो यह साथियों किसको आधार वर्ष आधार अवधि मानते हुए? तो आधार अवधि माना गया है मार्च 2018 को। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा RBI के द्वारा वर्ष 2018 को यानी कि मार्च 2018 को साथियों आधार अवधि माना गया था। वर्ष नहीं पूछा गया है, किस यहाँ पे पूछा गया है साथियों अवधि, है ना, यानी कि मंथ से बात कर रहा है। तो वर्ष 2018 के मार्च 2018 को साथियों RBI ने इसको क्या माना है? आधार अवधि माना है। और जो भी पेमेंट है उसके डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया है। प्रश्न संख्या 85, जो कि इस सेट नंबर साथियों 8 का अंतिम प्रश्न है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा इसमें से गलत कहा गया है? वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। साथियों वो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है और उन्हें भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होता है। तो यह भी सही है। उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है। तो साथियों वह मत नहीं दे सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। उन्हें संसद के सदन में बोलने का अधिकार है। साथियों वह बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, राय दे सकते हैं, लेकिन साथियों वोट देने का अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, सेशन अच्छा लगे, साथियों अगर आपको डिस्कशन बेहतर लग रहा है तो इसे अधिक से अधिक साथियों शेयर करेंगे और एक लाइक अपने तरफ से ज़रूर करेंगे। आप तमाम दोस्तों का इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों मिलते हैं अगले सेट नंबर 9, 10, 11, 12 और कुल मिला के 20 सेट तक को यहाँ पे हम लोग 3 से 4 दिन या 5 दिन के अंदर इसे कंप्लीट करेंगे। आप सभी लोगों का इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।